पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यू के बारे में पढ़ा था कि क्या न्यू होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यू के क्या क्या कार्य होते हैं, मिट्टी की धारण क्षमता क्या होती है, मिट्टी की चरण धारण क्षमता क्या होती है, मिट्टी की सुरक्षित धारण क्षमता क्या होती है, मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये सब हमने देखा था। नींव के प्रकार हमने पढ़ा था। इसमें उथली नींव यानी सालो फाउंडेशन पढ़ लिया था, गहरी नींव यानी डीप फाउंडेशन पढ़ा था, और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट मशीन फाउंडेशन पढ़ा था। और इसके बाद हम लोग जो है मशीन नींव के अभिकल्पन के उपाय, कि हम लोग जो है मशीन नींव अगर डिजाइन करना है, बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या उपाय करेंगे, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसको हमको मशीन नींव बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो मशीन नींव को बनाते वक्त हमको निम्न चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़ है मशीन के द्वारा उत्पन्न कंपन का अवशोषण नींव द्वारा हो जाना चाहिए। तो मशीन नींव को हमको, पहला बात है कि मशीन नींव को हमको इस प्रकार की मशीन नींव बनाते हैं जिसमें मशीन के द्वारा अगर कंपन उत्पन्न हो रहा है तो वो कंपन जो है नींव अवशोषित कर ले। इस प्रकार की नींव हमारी होनी चाहिए, यानी कंपन जो है नींव जो है पूरा जो है अवशोषित कर ले, नींव बिना फेल हुए उसको रोक ले कंपन को। और दूसरी बात है कि नींव मशीन एवं मृदा में उत्पन्न अनुनाद को रोकने वाली होनी चाहिए। जो भी हम मशीन नींव बना रहे हैं, अगर इनकेस मिट्टी में कोई अनुनाद उत्पन्न हो रहा है मशीन के कंपन की वजह से, तो रेजोनेंस हो रहा है, तो मशीन नींव जो है उसको रोकने में समर्थ होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर रेजोनेंस या अनुनाद उत्पन्न हो तो मशीन नींव टूट जाए। अगर नींव टूट गई या नींव धंस गई तो उससे जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी नींव कम से कम उसकी इतनी मजबूती होनी चाहिए कि अगर अनुनाद की घटना भी होती है तो नींव उसको भी रोक ले। अगला तीसरा पॉइंट है कि नींव का साइज ऐसा होना चाहिए कि नींव पर मशीन द्वारा उत्पन्न भार मृदा की भार धारण क्षमता से अधिक ना हो। तो हम लोग जो है नींव का देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग जो है बताए थे कि जो नींव का इस तरह से मान ले कि हमारा कॉलम है, यहाँ से एक नींव यहाँ पे नीचे का सिरा हम लोग नीचे का भाग बड़ा कर देते हैं, और ये जो मिट्टी के नीचे होता है, तो ये हम लोग जो नीचे का भाग जो हम लोग हिस्सा जो है बड़ा कर देते हैं फाउंडेशन का, ताकि जो है यहाँ पे हमने बताया था पिछली क्लास में, ताकि यहाँ पे जो है मिट्टी के नीचे नींव के नीचे जो है दाब या प्रेशर की मात्रा कम हो जाए। यहाँ पे हम इसका नींव का क्षेत्रफल जितना ही बड़ा रखेंगे, नीचे जो है दाब या नीचे का जो है क्षेत्रफल, नीचे जो है उत्पन्न दाब कम होगा। और जितना ही हम लोग यहाँ पे अगर कम दाब रहेगा तो मिट्टी जो है उस फाउंडेशन को आसानी से धारण कर ली जाएगी। यानी मिट्टी की जो क्षमता है, यहाँ मिट्टी को जो दाब को सहन करने की क्षमता है, फाउंडेशन द्वारा उत्पन्न दाब जो है उससे कम होना चाहिए, नहीं तो मिट्टी बैठ जाएगी। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। यही बात इसमें लिखी गई है कि मृदा की जो धारण क्षमता है और मशीन द्वारा उत्पन्न जो भार है मृदा की धारण क्षमता से अधिक ना हो। यानी मृदा की धारण क्षमता जो है ज़्यादा होनी चाहिए और मशीन द्वारा उत्पन्न दाब कम होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मिट्टी पे जो लोड आ रहा है, मिट्टी की जो लोड को धारण करने की क्षमता है कहीं उससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो मिट्टी धंस जाएगी और फाउंडेशन को नींव जो है फेल हो जाएगी, नींव जो है धंस जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको नींव पे उतना ही बल लगाना चाहिए जितना जो है उतने ही बल के लिए बनाना चाहिए जितना मिट्टी हमारे सुरक्षा पूर्वक वहन कर ले जाए। अगला हम लोग जो है चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में नींव का कम से कम भार मशीन के कुल भार का 2.5 गुना होना चाहिए। अगर जैसे मान लें कि हमारी ये नींव है, नींव के ऊपर
हमने कोई मशीन रखा है, मशीन फाउंडेशन बनाया है, तो अगर उसके लिए मशीन नींव के ऊपर हमने मशीन को रखा है, तो जो नींव का वज़न होना चाहिए वो मशीन के वज़न का 2.5 गुना होना चाहिए कम से कम। मतलब नींव का जो वज़न है मशीन के वज़न का 2.5 गुना होना चाहिए। हाँ, तभी वो सुरक्षापूर्वक प्रैक्टिकली देखा गया है कि तभी जो है नींव जो है उसको उसके लोड को सुरक्षापूर्वक जो है वहन कर पाएगी। अगला जो है 5वां, नींव मजबूत होनी चाहिए और इसमें थोड़ा सा भी निषेधन यानी सेटलमेंट इसकी बियरिंग में खराबी उत्पन्न कर सकता है। यानी जो है नींव हमारी पहली बात तो मजबूत होनी चाहिए, और मजबूत होगी नींव और दूसरी बात है कि इसमें जो है नींव जो है मिट्टी में धंसनी नहीं चाहिए। नींव जो है अगर धंस गई मिट्टी में जो है तो उससे जो है मशीन की जो बियरिंग है उसमें खराबी उत्पन्न हो जाएगी। मशीन में है जो घर है या मशीन है उसमें खराबी उत्पन्न हो सकती है। जो जॉइंट हैं जो बिल्डिंग वगैरह में जहाँ जहाँ जॉइंट उत्पन्न होते हैं, जहाँ पे जो है जो बीम कॉलम पे रखा गया है उस जोड़ में अगर मान लें हमारी इस तरह से हमने इस तरह से मान लें बिल्डिंग बनाया है, इसके ऊपर हमने मान लें कि इस तरह से बीम रखा हुआ है, तो अगर हमारी नींव अगर ये वाली ज़्यादा नीचे आ गई धंस जाएगी तो यहाँ पे ये जोड़ जो है इसमें अगर ये नींव ज़्यादा धंस गई तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये जोड़ यहाँ से बीम का टूट जाए या क्रैक उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए हमको इस प्रकार की नींव बनाना चाहिए कि जहाँ पे जो है ये खराब है, इसके बियरिंग में खराबी ना उत्पन्न हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और अगला पॉइंट है कि नींव के समस्त भागों में दोनों ओर प्रबलन होना चाहिए। अगर जैसे जब भी हम नींव बना रहे हैं, जैसे मान लें कि हमने एक वर्गाकार नींव बनाई या आयताकार नींव बनाई, तो उसमें दोनों ही दिशाओं में सरिये लगे होने चाहिए, दोनों दिशाओं में प्रबलन होना चाहिए। मतलब इधर की तरफ भी सरिया हमारा इधर की तरफ भी लगा होना चाहिए और इधर की तरफ भी इस तरह से सरिया लगा होना चाहिए। नहीं तो जो है हमारी नींव कमज़ोर पड़ जाएगी, उतना ज़्यादा लोड नहीं बियर कर पाएगी। अतः नींव ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें दोनों ही दिशाओं में प्रबलन हो। अगला पॉइंट है कि नींव में ध्वनि अवरोधक पदार्थों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे मशीन की ध्वनि कम हो। तो आप जानते हैं कि जैसे मशीन चलती है तो उसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो नींव में हम लोग ऐसे अगर पदार्थों का उपयोग करें जो मशीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को अवशोषित कर ले, तो उसमें तो ध्वनि जो है बहुत कम, तो मशीन की वजह से ध्वनि कम उत्पन्न होगी। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि नींव में ऐसा पदार्थ उत्पन्न लगाएं जो कि नींव द्वारा उत्पन्न ध्वनि को अवशोषित कर ले। और अगला पॉइंट है कि भवन को कंपन से बचाने हेतु नींव में कंपन अवशोषक पदार्थ भी लगे होने चाहिए। और अगला पॉइंट है कि जैसे हम लोग भवन में कंपन उत्पन्न हो सकता है, जो कंपन उत्पन्न होता है तो उसको अवशोषित करने के लिए हमारे फाउंडेशन में जो है कंपक अवशोषक पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ लगा होना चाहिए जो कि वाइब्रेशन को यानी कंपन को जो है अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा जो है कंपक अवशोषक पदार्थ जो है अगर नींव में लगा है तो ही वो कंपन को रोक पाएगा, नहीं तो जो है कंपन में नींव फेल हो सकती है। इसलिए हम लोग जो है नींव में कंपक अवशोषक पदार्थ लगाएंगे, ताकि जो है नींव जो भी भवन में, बिल्डिंग में या फिर मशीन के द्वारा जो भी कंपन उत्पन्न हो रहा है वो नींव उसको अवशोषित करे। अगला हम लोग जो है देखते हैं मशीन नींव कितने प्रकार की होती है। तो मशीनरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: हल्की मशीन नींव, भारी मशीन नींव, कंपन मशीन नींव।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्की मशीन न्यू, मतलब कुछ मशीनें जो है जिनका वज़न कम होता है, मतलब लाइट मशीन के लिए जो फाउंडेशन बनाया जाता है, हल्की मशीन के लिए जो नींव का निर्माण करते हैं उसको हम लोग हल्की मशीन का नींव कहते हैं, हल्की मशीन नींव कहते हैं। जो भारी भरकम मशीनों के लिए जो नींव बनाई जाती है उसे हम लोग भारी मशीन नींव कहते हैं, ये भारी मशीन नींव कहते हैं। और तीसरा जो है कंपन मशीन नींव, जिन मशीनों में वाइब्रेशन या कंपन बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए जो हम लोग नींव बनाते हैं उसको हम लोग जो है कंपन मशीन नींव कहते हैं, यानी वाइब्रेटिंग मशीन फाउंडेशन कहते हैं। कि जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होता है उसके लिए जो नींव मशीन में जिनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो उसके लिए जो ध्यान में रख के नींव बनाते हैं उसको कंपन मशीन नींव कहते हैं। जो हैवी मशीनों के लिए जो नींव बनती है हैवी मशीन नींव फाउंडेशन कहलाएगा। हल्की मशीनों के लिए जो जिनका वज़न कम है, हल्की हैं, उनके लिए जो फाउंडेशन का निर्माण करेंगे उसको हम जो है हल्की मशीन नींव कहेंगे। आगे हम लोग जो है कंपन को अवशोषित करने वाले पदार्थ कुछ हैं और देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। इन पदार्थों का उपयोग मशीनों द्वारा उत्पन्न कंपनों को अवशोषित करने के लिए करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो है मशीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को अवशोषित कर लेते हैं, तो उनका उपयोग जो है हम लोग नींव में करते हैं। नींव बनाते वक्त मशीन नींव बनाते हैं या कोई भी नींव बनाएंगे तो इन पदार्थों का अगर उपयोग कर देंगे जहाँ पे कंपन उत्पन्न हो रहा है तो ये पदार्थ जो है कंपन को अवशोषित कर लेंगे। इसमें पहला पदार्थ है नमदा, इसे फेल्ट कहते हैं। दूसरा है कार्क, तीसरा है रबड़, चौथा है शीशे की चादर, पाँचवा है लकड़ी का बुरादा, छठा है रबड़ की चादर, अगला है मेटल की स्प्रिंग। तो आप इसमें सारी चीज़ों को जानते ही हैं कि जैसे नमदा जो है ये एक नया चीज़ है, इसको पॉलीमर का ये बना होता है। ये बेसिकली एक पॉलीमर है, फेल्ट या नमदा जो है ये पॉलीमर है। उसी के इसका भी उपयोग जो है नींव में कंपन को अवशोषित करने के लिए बनाया जाता है। ये कार्क जो है ये भी जो है ये वृक्षों से प्राप्त होता है। रबड़ भी एक पॉलीमर है, ये भी जो है ये भी पेड़ों से या सिंथेटिक रूप से प्राप्त किया जाता है। तो इसका भी जो है कंपन अवशोषक में प्रयोग करते हैं। शीशे की चादर है, इसका कंपन अवशोषक में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का बुरादा भी है, ये भी कंपन को अवशोषित करने में मदद करता है। रबड़ की चादर अगर हम लोग नींव के नीचे लगा दिए तो ये भी जो है कंपन को अवशोषित कर लेगी। स्प्रिंग का भी उपयोग हम लोग कंपन को अवशोषित करने में करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे जो है बहुत सारी मशीन गाड़ियों में जो है स्प्रिंग लगे होते हैं जो कि उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन या झटकों से जो है चालक को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो स्प्रिंग भी जो है एक वाइब्रेशन को रोकने में मदद करता है, यानी कंपन को रोकता है। आगे हम लोग जो है ये देखते हैं कि ये इन पदार्थों को कैसे लगाते हैं। जैसे ये मान लें कि हमारे जो है मशीन कंक्रीट की नींव है, सीमेंट कंक्रीट की, इसके नीचे हम लोग अवशोषक पदार्थ लगा देंगे। सबसे पहले ये जो हमने क्या लगाया है इसको हम लोग जो है ये जो है कंपन अवशोषक पदार्थ लगा देंगे नींव के ऊपर। फिर उसके बाद आधार प्लेट रखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आधार प्लेट रख दिए। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर मशीन को रख देंगे। तो अब मशीन जो है कंपन अवशोषक पदार्थ में हम लोग रबड़ लगा सकते हैं यहाँ पे, या स्प्रिंग लगा सकते हैं, या कार्क कुछ भी लगा देंगे। तो ये यहाँ पे जो है मशीन द्वारा उत्पन्न जो भी वाइब्रेशन है ये न्यू ये अवशोषित कर लेगा। ये कंपन पदार्थ जो है ये अवशोषित कर लेंगे, तो ये न्यू जो है इससे हिलेगी नहीं। तो ये ही इनका उपयोग है। आगे जो हम लोग देखते हैं
न्यू बोल्ट के बारे में कि न्यू में जो है बहुत सारे न्यू बोल्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। फाउंडेशन बोल्ट मशीन को हिलने से रोकने के लिए मशीन को बोल्ट से बांधते हैं। तो बोल्ट न्यू से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे मशीन बोल्ट जो है मशीन को हिलने से रोकने के लिए लगाया जाता है। न्यू जब बनाते हैं तो उसी वक्त जो है उसमें बोल्ट को डाल दिया जाता है। तो बोल्ट का कुछ भाग बाहर की तरफ निकला होता है, जिससे न्यू के मशीन के फाउंडेशन में लगा करके नट से कस देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो है इस तरह से हमारे जो है मशीन जो है उसी बोल्ट से फिक्स कर दी जाती है। तो इसमें जो है मशीन को बोल्ट से जोड़ने के लिए ये निम्न प्रकार के बोल्ट हैं जो कि मशीन फाउंडेशन में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला जो है आई बोल्ट है, दूसरा टी बोल्ट टी शीर्ष बोल्ट है, तीसरा जो है लेविस बोल्ट है, चौथा रैग बोल्ट है, पांचवा हमारा जो है वर्गाकार बोल्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है पहला हमारा जो है आई बोल्ट है। ये जो हमने जो ये अपने यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर में आई बोल्ट बना है। आई बोल्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला भाग जो है आँख जैसा प्रतीत होता है, जैसे किसी की आँख हो। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इस बोल्ट को जो है हम लोग जो है मशीन यहाँ पे जो है ये मशीन का भाग है, मशीन का निचला हिस्सा है। इसको जो है ये बोल्ट जो है न्यू बनाते वक्त जो है, जैसे ये मान लें न्यू बना रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो उसी वक्त जो है इस बोल्ट को यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये इसलिए ऐसे टेढ़ा किया गया है ताकि जो है ये जो है अगर लोड बाहर की तरफ ऐसे लगे, मशीन बाहर की तरफ इसको खींचे तो ये निकले ना। और यहाँ पे एक रॉड हॉरिजॉन्टल में एक रॉड अंदर की तरफ डाल दी गई है ताकि जो है ये बोल्ट इसी में फंसा रहे। और ये जो है यहाँ पे देखने पे जो है देखेंगे तो जैसे लगता है किसी की आँख हो, तो इसीलिए इसका नाम है आई बोल्ट डाल दिया गया, इसका नाम बोल दिया गया आई बोल्ट। तो ये आई बोल्ट है। ये मशीन को यहाँ पे ये मशीन वाला नीचे वाला भाग है और यहाँ पे हम लोग बोल्ट में नट लगा करके उसको मशीन को जाम कर देते हैं। तो इसको हम लोग आई बोल्ट कहते हैं। इसी प्रकार से अगला टी शीर्ष बोल्ट है। तो इसका टी शीर्ष इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ये जो है भाग अगर उल्टा टी की तरह बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसे टी शीर्ष बोल्ट कहते हैं। यहाँ पे ये भी जब न्यू का निर्माण करते हैं तो उसी वक्त जो है कंक्रीट भरते वक्त न्यू में उसी वक्त ये बोल्ट अंदर की तरफ ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उस लगा दिया जाता है, जिससे ये जो है कंक्रीट हार्ड होने के साथ ये जाम हो जाता है इसमें। फिर जो मशीन को ये वाले मशीन का भाग है, इसमें मशीन को रखेंगे, उसमें छिद्र बना होगा, उसी में हम लोग बोल्ट को ऊपर लगा करके और नट से टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये टाइट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है टी बोल्ट कहते हैं क्योंकि इसका आकार टी जैसा होता है। अगला देख सकते हैं इस तरह का बोल्ट है, इसका नाम लेविस बोल्ट। ये लेविस साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के आधार पे इस नाम का इस तरह के बोल्ट को लेविस बोल्ट कहा गया है। इसमें ये देख सकते हैं कि इसकी जो आकार है ये नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ता जाता है। इसलिए कि इसको बढ़ाया गया है कि ताकि ये जो है न्यू में ही फिक्स रहे। अगर मशीन ऊपर की तरफ इसको खींचे हिलने के दौरान तो ये बाहर की तरफ ना निकल जाए स्लिप हो करके। तो इसीलिए फिक्स होने के लिए नीचे मोटा बनाया जाता है ताकि इसी में जाम रहे। आगे जो है हम लोग देखते हैं ये इस टाइप के बोल्ट को हम लोग रैग बोल्ट कहते हैं। रैग बोल्ट जो है देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से दांते जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये जैसे इसमें दांते निकले होते हैं, तो इसको जो है हिंदी में दंतुर बोल्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में रैग बोल्ट कहते हैं।
और यहाँ पे जो है इसको कंक्रीट में जाम हुआ है, ये भाग कंक्रीट में जाम हो गया है। ये मशीन का पैर है, मशीन का जो नीचे वाला लेग है उसी में जो है होल बने होते हैं, जिसमें हम लोग जो है नट बोल्ट लगा के टाइट कर देते हैं। तो ये रैग बोल्ट है इस प्रकार से। और अगला जो है हमारा जो है वर्गाकार बोल्ट है। तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला भाग जो है वर्गाकार है, यहाँ पे वर्ग जैसा बना हुआ है, तो इसी के आधार पे इसका नाम वर्गाकार बोल्ट रखा गया है। बाकी ये भी सेम है, यहाँ पे इसके भाग को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए क्योंकि अगर ये बोल्ट जो है अगर लोड ऊपर की तरफ अगर आए, मशीन चलते वक्त तो ऊपर की तरफ झटका लगे, तो ये बोल्ट निकल ना जाए, कंक्रीट से बाहर नहीं निकल जाए, यहाँ पे फंसा रहे, इसलिए हम लोग जो है ये वाला भाग ज़्यादा बड़ा बना देते हैं ताकि इसी में कंक्रीट में ये जाम हो जाए। और ये बाकी सारे बोल्ट जो है इसी प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से हो गए। अब आगे हम देखते हैं मशीन की स्थापना के बारे में। नींव बनाते समय बोल्ट जाम कर दिए जाते हैं और चूड़ी वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं। नींव जब मजबूत हो जाए तब आधार प्लेट को नींव के ऊपर रख करके नट लगा करके कस देते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या है, नींव की स्थापना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी में समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग नींव का निर्माण करते हैं, जैसे ये हमारा, ये मान लें हमारी नींव है, इसमें हम लोग कंक्रीट भर देते हैं। तो निर्माण करते वक्त ही उसमें जो है हम लोग इस तरह का बोल्ट भी नीचे लगा देते हैं। इस तरह का बोल्ट हमने इसी में नीचे लगा दिया, इसी में, ताकि जो है कंक्रीट में ये बोल्ट जो है धीरे धीरे कंक्रीट कठोर हो जाएगी, तो ये बोल्ट इसी में जाम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये मशीन को इसी बोल्ट के ऊपर रख देते हैं। मशीन का ये जो पैर है इसमें हम बोल्ट के ऊपर रख दिए और उसमें छेद बना होता है, उसमें जो है होल बना होता है, उसी में ये बोल्ट को रख करके ऊपर से हम लोग नट से इसे टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी जो है मशीन की स्थापना हो जाती है। मतलब ये मशीन नींव जो है इस मतलब मशीन की स्थापना जो है इस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से टाइट करके जो है हम लोग मशीन को यहाँ पे स्थापित कर देते हैं, नींव के साथ फिक्स कर देते हैं, नींव के साथ जकड़ देते हैं।